हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। पिछली क्लास में हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन के रिवीजन के लिए कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ टर्म पढ़े थे जिससे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताया जा सके। उन टर्म में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वगैरह कल डिस्कस किया था। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक आ गए थे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिए थे। और आज हम लोग को पढ़ना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है उसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा था कि कोई भी हमारा लिक्विड है और उस लिक्विड को हम लोग एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है और यहाँ से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते गए एक ऐसा समय आया कि इस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने बोला कि ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आप ये समझेंगे तो आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हैं और इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक ऐसा समय आ गया कि उस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। यानी एट दैट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉलिड। तो इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है वेपर प्रेशर के बीच में तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि वो जो है टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हमारे पास आता है कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसको हमने पीछे पढ़ा भी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सॉलिड होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो जो ये नया आपके पास सिस्टम बना है सॉल्यूशन और उसका करस्पॉन्डिंग सॉलिड, इनके बीच में जो वेपर प्रेशर बहुत कम है उस कम वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ऐसे समझो, हम लोग यहाँ पे प्योर वाटर ले रखा है। अगर हम लोग ने किसी कंटेनर में प्योर वाटर ले रखा है तो वाटर का वेपर प्रेशर तो होगा ही सर। अब क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग सॉलिड बनेगा आइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये बन रहा है आइस। आइस का मान लेते हैं अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर हम लोग को मिल गया जहाँ पर इनका लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। हम लोग के घर में फ्रीजर है। हम लोग बाजार से घर में किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं, अपने घर में फ्रीजर में डाल देते हैं। कुछ समय बाद वो हमारे फ्रीजर में सॉलिड आइस बन जाता है। हम लोग मार्केट से आइसक्रीम लाएं, अमूल का, वोडीलाल का आइसक्रीम ले आएँ और आइसक्रीम खा लें और आइसक्रीम अगर हमारे पास बच जाता है उस आइसक्रीम को हम लोग अपने फ्रीजर में रखते हैं तो हमारे यहाँ फ्रीजर में वो बहुत ठंडा हो जाता है, काफ़ी ठंडा रहेगा लेकिन उतना सॉलिड नहीं होता जितना कि हम लोग बाज़ार वाले फ्रीजर से ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आइसक्रीम है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम है जो कि हमारे फ्रीजर में नहीं अटेंड कर पा रहा है, लेकिन जो मार्केट में डीप फ्रीजर है वहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है जिससे कि मार्केट में वो जो आइसक्रीम है वो काफ़ी सॉलिड हम लोग को मिलता है और घर के फ्रीजर में उतना वो सॉलिड नहीं हो पाता। यानी कि हम लोगों ने मिल्क लिया, उसमें क्रीम डाल दिया, शुगर डाल दिया, वगैरह डाल दिया और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डाउन हो गया।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस वाटर के अंदर हम लोगों ने शुगर ऐड कर दिया। जब वाटर के अंदर हम लोग शुगर ऐड कर देंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। किसकी तुलना में? प्योर वाटर की तुलना में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सरफेस एरिया पे कुछ कुछ जगह पे शुगर आके बैठ जाएगा। जब कुछ कुछ जगह पे शुगर आके बैठ जाएगा तो जब स्कैप करने की बारी आएगी तो वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया से वो स्कैप नहीं कर पाएगा, कुछ जगहों से वो स्कैप करेगा। तो यहाँ पे ये वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर वाटर की तुलना में। अच्छा, अब जब इसको सॉलिड हम लोग बनाएंगे तो जब इसका सॉलिड फॉर्म आएगा, जब ये आइस पर शुगर आएगा तो इसके भी सरफेस पे, आइस के भी सरफेस पे कहीं कहीं शुगर होगा, तो इसका वेपर प्रेशर इस प्योर आइस की तुलना में कम होगा। तो जब हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है और इसका वेपर प्रेशर घट गया है, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड का वेपर प्रेशर, इनके बीच में इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर को और ज़्यादा गिराना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास प्योर वाटर है, हम उसमें लगातार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, लगातार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर लगातार घटता जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड बनने वाला है उसका वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा। ऐसे हम लोग का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस सिस्टम को लेकर वो भी लगातार डिक्रीज करता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम लोग देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंस इन पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि जितना ज़्यादा आपके सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा गिरता जाएगा। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बराबर होगा KF M के। KF जो है यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये जो KF है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अगर आपको KF की वैल्यू पता लगानी हो तो यहाँ पे RTF का स्क्वायर बाई 1000 और यहाँ पर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर जो TF है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उस सॉल्वेंट का जिस सॉल्वेंट के लिए आप KF फाइंड करना चाहते हो। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अलग मामला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग मामला है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 ग्राम सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो यहाँ पे 1 ग्राम जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारी वैल्यू है KF की मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के, और ये हमारा रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट के लिए आपको KF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा कब? जबकि फ्रीजिंग पॉइंट उसका 16.6 डिग्री सेल्सियस है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 180.76 जूल पर ग्राम है। इसको जरा फाइंड आउट करिए, इसको क्वेश्चन को बनाइए। यहां से अगर हम लोग को इस लिक्विड का KF निकालना है तो KF बराबर हो जाएगा RTF का स्क्वायर बाई 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हमेशा R और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन उनके यूनिट्स को हमेशा चेक करना पड़ेगा। अभी आपके पास जो लिक्विड है उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो आपका जूल पर ग्राम में है, आपका ये जो है जूल पर ग्राम में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R की वैल्यू आपको रखनी है वो भी आप जूल पर ग्राम में रखिए। तो R की वैल्यू जूल पर ग्राम में 8.314। टेम्परेचर की बात करनी थी।
जो टेम्परेचर है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। अगर आप याद रखें आर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यूनिट जो होती है वो जूल पर केल्विन पर मोल होती है। यानी कि यहाँ से अगर आप जूल वाली वैल्यू रखे हो तो आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना पड़ेगा अगर आप आर की इस वैल्यू को यूज कर रहे हो। अगर टेम्परेचर केल्विन में रखना है तो टेम्परेचर आपको यहाँ पे 16.6 दिया है, यानी कि 273 और यहाँ पर 16.6 आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ से 982, तो यहाँ से आ जाएगा 289.6 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका 1000। रही बात लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है और ये हो जाएगा आपका 180.75। यहाँ से आप इस लिक्विड के लिए यहाँ से इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि इस लिक्विड के लिए KF की वैल्यू क्या होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है यूरिया का वाटर में जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट आपको इतना दिया है, आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है। सेम सॉल्यूशन है, ऐसा कब करना है जबकि KF की वैल्यू और KV की वैल्यू आपको दी हुई है। तो फिर से वापस से मैं आपको 1 मिनट देता हूं, क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर बताएं। क्वेश्चन को ट्राई करें। आंसर बताएं। यहां से हम लोग जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, जो यहाँ पर हम लोग के पास एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, ये बराबर है KB मोलैलिटी। इसी तरह से जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये बराबर है KF मोलैलिटी। हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया क्योंकि सेम सॉल्यूशन है, तो सेम सॉल्यूशन है तो मोलैलिटी तो बराबर होनी है। यानी यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इक्वल टू KB बाई KF। डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास वाटर के साथ यूरिया है। यहाँ पर जो प्योर वाटर होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है। यहाँ पे यूरिया के साथ जब ये सोल्यूशन बनाया है तो 100.15 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि यहाँ से जो एलिवेशन आपको देखने को मिला है वो आपको 0.15 है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम लोग KB की बात करें तो KB की वैल्यू है 0.52, KF की बात किया जाए 1.87। यहाँ से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेल्टा TF इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई 1.87 डिवाइड बाई 0.52। यहाँ से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आपको फाइनल पता करना है बाद में कि किस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा तो यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर T1 माइनस T2 होता है, जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में वो T1 टेम्परेचर माइनस T2 होता है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 तो हमको फाइंड आउट करना है, बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे 0.15 इंटू 1.87 बाई 0.52। तो यहाँ से आपको ये जो नेगेटिव साइन है इस साइड चला आएगा तो आपको फाइनली पता चलेगा कि ये जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक वाटर के साथ इथाइल ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है। यहां पर 25 ग्राम इथाइल ग्लिसरॉल है। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितना वाटर हम लोग सेपरेट कर लिए हैं, कितना वाटर हम लोग निकाल लिए हैं जिससे कि वो -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। बनाइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर, बनाइए इसको। चलिए मैं बना रहा हूं। एक सॉल्यूशन है सर, जहां पर हमारे पास वाटर जो है वो 100 ग्राम है। इसमें हम लोगों ने ऐड कर रखा है 25 ग्राम इथाइल ग्लिसरॉल। हमारे पास ये फॉर्मूला है C2H4 और OH का यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस। पता चल रहा है कि यहाँ से हम लोगों ने x ग्राम वाटर निकाल लिया है। ये जो 100 ग्राम हमारे पास वाटर था जिसमें कि 25 ग्राम ये सॉल्यूट डिसॉल्व था, हमने इस सॉल्यूशन से x ग्राम आइस निकाल लिया है। जब हम लोगों ने इसको यहाँ से x ग्राम आइस निकाल लिया है तो जो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है जहाँ पर ये फ्रीज हो रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को मिल रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। आपको ये पता लगाना था कि इस सॉल्यूशन में से आपने आइस कितना ग्राम बाहर निकाल लिया है। इस 100 ग्राम वाटर में जो 25 ग्राम सॉल्यूट था इसमें से आपने आइस कितना ग्राम बाहर निकाला है ये आपको फाइंड आउट करना था। हम लोग यहां पर आ गए हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर KF मोलैलिटी होती है। डेल्टा TF की बात करें यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर पहले किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा होगा? तो पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था। फाइनली कब फ्रीज हो रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस पर। KF की बात करें तो जो KF है ये 1.86 है। मोलैलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट, तो सल्यूट का ये गिवन मास हो गया। बाई इनके मोलर मास की बात करें तो इनका मोलर मास यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12 2 जा 24 और ये हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 और ये 18 2 जा 36। यहां से इसको ऐड कर लेंगे, ये आ रहा है 64, 12 दूना 24 और ये 4 और 17 दूना 34, 62 आ रहा है। तो यहां पे इसका हो जाएगा मामला 62। रही बात वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, आप यहां पर 100 ग्राम लेके चले थे सॉल्वेंट वाटर, आप 100 ग्राम लेके चले थे, लेकिन इसमें जो आइस है वो x ग्राम आपने निकाल भी लिया है। जब आप आइस सेपरेट करोगे तो आपके पास वाटर था और उस वाटर में से आपने x ग्राम आइस सेपरेट कर लिया है। तो अब जो वाटर होगा वो 100 - x हो जाएगा। यहां पर आपके पास हो जाएगा 1000। कैलकुलेशन की बात करें तो अगर ये 2 जीरो हम हटा दें तो यहाँ से ये पॉइंट पीछे चला जाएगा, ये इससे आ जाएगा 3 बार में। यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 बराबर 3 × 25 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 बाई, यहाँ से ये हो जाएंगे 100 - x। 10 से 10 कैंसिल, ये 75 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया है 100 - x = 75, यानी x = 25 ग्राम।
यानी कि ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में से जो आप आइस बाहर निकाले हो वो 25 ग्राम आइस बाहर आप निकाले हो। यानी ये जो सॉल्यूशन है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, उसमें से आपने 25 ग्राम आइस निकाला था, तब जाकर वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक कंटेनर रखा और कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड हम लोगों ने यहाँ पर प्योर वाटर रखा और दूसरे साइड उसी लेवल का हम लोगों ने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया। कुछ समय बाद हम लोगों ने पाया कि ये जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर गया सर, और जो वाटर और शुगर साइड का था वो लेवल इंक्रीज कर गया। यानी कि यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हुआ सर। सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, जिसके कारण से प्योर सॉल्वेंट साइज का लेवल डिक्रीज कर गया है और वाटर और शुगर यानी कि सॉल्यूशन साइड का लेवल इंक्रीज कर गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये ऑस्मोसिस है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जनरल लाइफ में आप किशमिश देखे होंगे, बड़ा पिचका सा होता है, लेकिन अगर इसी को अगर आप लोग किसी खीर में, सेवई में आप देखो तो उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। यानी कि वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है, वहाँ पर बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर की तरफ ऐड करते हैं और उसकी साइज अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है। यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर है एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule through semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution, from a dilute concentration to dilute concentration of solution। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये भैया ऑस्मोसिस हो रहा है। अगला मामला हम लोग के पास आता है कि ये ऑस्मोटिक क्यों हो रहा है। ये जो ऑस्मोसिस है ये ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है उसके लिए आज तक हम लोग के पास 2 थ्योरी आई है। एक है सीवी थ्योरी और एक है वेपर प्रेशर थ्योरी। सीवी थ्योरी के हिसाब से ऑस्मोसिस जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ से जो वाटर के पार्टिकल यानी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो जा रहे थे सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू। सीवी थ्योरी बताता है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से होल्स हैं। उन होल्स के थ्रू जो होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल वहाँ पे फंस जाते हैं, जिसके कारण से सॉल्यूट पार्टिकल तो नहीं पास कर पाते, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज छोटी होती है तो वो आराम से उस छोटे छोटे होल से पास कर जाते हैं। आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप किचन में अगर कभी देखे होंगे चाय बनते तो चाय बनने के बाद उसको छाना जाता है, तो जो चाय छलनी होती है उससे जब हम लोग उसको पास कराते हैं तो जो चाय वाली पार्ट होते हैं वो नीचे आ जाती है, जो चाय पत्ती होती है वो वहाँ पर वो फंस जाते हैं। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में सीवी थ्योरी भी था। उन्होंने क्लियर बताया कि जो ऑस्मोसिस से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स हैं जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं वो पास नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर यह भी होता है कि जब हम लोग चाय पी रहे होते हैं तो लास्ट में देखते हैं तो चाय पत्ती के छोटे छोटे दाने कप में आए होते हैं, यानी कि वो चाय पत्ती के दाने जिनकी साइज बहुत छोटी है वो चाय छलनी से पास कर जाते हैं। इसी तरह से अगर सीवी थ्योरी सही है तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल जिनकी साइज सॉल्वेंट से भी छोटी है वहां पर वो भी पास कर जाने चाहिए थे। अगर सीवी थ्योरी सही है
ऑस्मोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से होल हैं और उन होल से सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, वो पास नहीं होते हैं। अगर ये थ्योरी सही है तो ऐसा कोई सॉल्यूट आ जाए जिनकी साइज सॉल्वेंट से भी छोटी है तो ऐसे कंडीशन में वो भी पास करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। सॉल्यूट के पार्टिकल जितने भी छोटे हों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, जिसके कारण से आगे चलकर ये थ्योरी गलत हो गई। अगला थ्योरी हम लोग के पास आया वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी में हम लोग को पढ़ाया गया कि ऑस्मोसिस इसलिए होता है क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नेग्लेक्ट होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल, उनका वेपर प्रेशर कहाँ होना है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस इसलिए होता है क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा होता है। हम लोग के पास अगला मामला आता है कि भैया ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोगों ने यहाँ पर एक कंटेनर ले रखा और कंटेनर में हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्वेंट रखा है, प्योर सॉल्वेंट, और हम लोगों ने एक हॉलो ट्यूब लिया और इस हॉलो ट्यूब में हम लोगों ने उसके माउथ को एक साइड से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पैक्ड कर दिया है। तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोगों ने इसके माउथ को एक साइड से पैक्ड कर दिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्यूशन भरा। सॉल्यूशन हम लोगों ने कुछ इस लेवल तक भर दिया। यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोगों ने फिल कर दिया। कुछ समय बाद हम लोगों ने पाया कि ये सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर गया सर। यहाँ से जो सॉल्यूशन का लेवल है वो राइज कर रहा है और राइज करने के बाद कुछ समय बाद ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। अब उसके ऊपर ये सॉल्यूशन का हाइट नहीं जा रहा है। जब ये सॉल्यूशन का जो लेवल है अब ये और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है। अब मामला ये आता है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम किनके बीच में है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, जितनी प्रेशर से वो अंदर जाना चाहते हैं सॉल्यूशन में, जितना प्रेशर लगाकर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाना चाहते हैं उतना ही जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन का ये जो H हाइट है वो डाउन लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है। तो यही जो है इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां सॉल्यूशन का कॉलम प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर इतना नीचे प्रेशर लगा दे कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो रुक जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है? Those pressure exerted by the solution column on the solution side, then movement of the solvent particle can be stopped. This pressure is known as osmotic pressure. यहाँ पर सॉल्यूशन का जो कॉलम प्रेशर है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, वो सॉल्यूशन साइड में उतना एग्जर्ट होने लगा है जितना कि यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं अंदर आने के लिए जितना प्रेशर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पर कॉलम प्रेशर भी हो गया है, जिसके कारण से ऑस्मोसिस होना बंद हो गया है। इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से ये जो कॉलम प्रेशर है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो बराबर होगा HdG। यहां पर ये जो H है, यहां जो ये H है वो लिक्विड कॉलम की हाइट है, D जो है वो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है और G जो है वो ग्रेविटी है। आप इसको जानते हैं, इसकी वैल्यू 9.8 या 10 आप ले सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाते समय एक चीज याद रखना है, जब आप यहां से प्रेशर निकालोगे या तो सब कुछ SI में रखना या तो सब कुछ CGS में रखना। यहां पर ऐसा नहीं कि हाइट की यूनिट कुछ और है, डेंसिटी कुछ और है और G की ग्रेविटी कुछ और वैल्यू है। तो याद रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब कुछ वैल्यू जो होगी या तो आपको SI में रखना है या तो आपको CGS में रखना है। यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, उस प्रेशर को बताने के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में इस डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना यहाँ पर किया गया किसी गैसीय सिस्टम से। अगर आप लोग गैसीय स्टेट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गैसीय थ्योरी में एक थ्योरी आपने पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।
इस काइनेटिक थ्योरी को सेल्सियस, बोल्ट्जमैन वगैरह साइंटिस्ट लोग ने दिया था। इस थ्योरी में टोटल 6 बातें थीं, जैसे कि किसी गैसीय सिस्टम में गैसेस पार्टिकल रैंडम मोशन करता है, उनके मोशन करने पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, मोशन करते समय वो आपस में भी टकराते हैं और सिस्टम के वॉल से भी कोलिजन करते हैं, और ये जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, वहाँ पर किसी भी टाइप का एनर्जी का लॉस नहीं होता है। किसी भी गैसियस सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन से। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ आप पढ़े होंगे कि गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एक साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ वॉन हॉफ साहब ने किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना बिल्कुल किसी आइडियल गैस से किया। उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन में भी, डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, उनके मोशन पे भी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन रिपल्सन नहीं है, इनका भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। यानी कि उन्होंने किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन को बिल्कुल आइडियल गैस सॉल्यूशन की तरह ट्रीट किया, और उन्होंने बताया कि आप किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी PV बराबर nRT लगा सकते हैं। यहां से आपके P इक्वल टू आ गया है nRT बाई V, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी कि P इक्वल टू आपका CRT है। C मोलैरिटी है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है आपका केल्विन में। यहाँ पर ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जरूरत पड़ने पे कभी अच्छे क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो यहाँ पर इनके बीच के आपस के रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी यहाँ पर आप CRT बराबर HDG भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले पढ़ा कि ऑस्मोटिक क्या होता है। हम लोग ने पढ़ा ऑस्मोटिक में, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग ने पढ़ा कि वो प्रेशर जो कि सॉल्यूशन कॉलम, सॉल्यूशन साइड लगाता है, जिससे कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होना बंद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, इसको देखा HDG के बराबर, और किसी गैसीय सिस्टम से रिलेट किया तो प्रेशर आया CRT। तो ये दोनों के दोनों जो थे ये ऑस्मोटिक प्रेशर थे, और इन दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने लिंक किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, जिसका कंसंट्रेशन 0.25 कैपिटल M है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस, R की वैल्यू दी हुई है। आपको फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। बनाए क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाए, जल्दी अपने आंसर बताएं। यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ से P इक्वल टू CRT अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो 0.25 है। R जो कि गैस कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 0.082। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोगों ने इसको बदल दिया है केल्विन में। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसकी जो यूनिट आएगी वो आपके ATM में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है,
कह रहा है कि दूसरा जो है वो 2 लीटर का है, दोनों को आप मिक्स करते हो, आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए। यहां हम लोग आते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और एक दूसरा सॉल्यूशन बी है। बोला गया कि जो सॉल्यूशन A1 है यानी जो ए है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है P1, ये हम लोग को दिया गया है 1.5 ATM और इसकी जो वॉल्यूम है V1 ये है 1 लीटर। जो सॉल्यूशन B है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.5 ATM और यहाँ जो इसकी वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं P2, सेकेंड सॉल्यूशन है तो, और जो इसकी वॉल्यूम है V2 ये हमारे पास है 2.5 ATM, सॉरी जो V2 है हमारे पास है 2 लीटर। बोला ये गया कि जब दोनों सॉल्यूशन को आप ऐड करते हो, एक बड़ा सॉल्यूशन जो बनाते हो, इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो 3 लीटर हो जाएगा भाई, 2 लीटर इसका 1 लीटर इसका, टोटल 3 लीटर। लेकिन अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना था। यहां से अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हम जानते हैं PV बराबर nRT होता है सर, यानी कि नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग PV/RT लिख सकते हैं। यहां पर जितना मोल होगा और यहां जितना मोल होगा, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में जो मोल होगा उसी के बराबर होगा सर। हम लोगों ने यहां पर 2 ग्लास लिया है, ग्लास A और ग्लास B। दोनों ग्लास में हाफ हाफ ग्लास वाटर रखा है। हाँ, एक ग्लास में हम लोगों ने 1 स्पून शुगर लिया है और दूसरे वाले ग्लास में हम लोगों ने 2 स्पून शुगर लिया है। फिर दोनों ग्लास को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। जो फाइनल आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसमें शुगर की मात्रा 3 स्पून सर, पहले में 1 और दूसरे में 2। जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसमें 3 स्पून आया। तो इसी तरह से यहाँ पर जितना मोल होगा, यहाँ जितना मोल होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल के बराबर आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल प्रेजेंस इन फर्स्ट सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ मोल प्रेजेंस इन सेकंड सॉल्यूशन। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो मोल होगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ किताबों में पाई से इसको डिनोट करते हैं। फाइनल रिजल्ट वॉल्यूम आपके पास यहाँ से हो जाएगा RT बराबर P1 V1 बाई RT प्लस P2 V2 बाई RT। RT सबका कॉमन लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमको पता करना था, फाइनल वॉल्यूम हम लोग को पहले से पता चल गया था कि वो 3 लीटर है। रही बात P1 V1 की बात करें तो P1 V1 यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1.5 प्लस P2 V2 की बात करें तो यहाँ पर 2.5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। P2 2.5 है, V2 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 5। यहाँ से जो फाइनल प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 6.5/3। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कुछ किताबों में पाई के टर्म में है तो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए तो π1 V1 प्लस π2 V2 बाई V1 प्लस V2। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी में एक टर्म हम लोग के पास और आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है?
अगर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहां पर हम लोगों ने सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन लगाया है। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग आरओ भी बोलते हैं। यहां पर हम लोगों ने प्योर वाटर रखा है और यहां पर हम लोगों ने मान लेते हैं वाटर के साथ कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन आरओ के केस में हम लोगों ने कुछ चीजें बदल दी। आरओ के केस में हम लोगों ने यहां पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर लिया। एक्सटर्नल प्रेशर किस साइड अप्लाई किया है? जिस साइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हम लोगों ने यहां जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां पर हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो अब जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है अब वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगा। सर, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लोअर टू हायर होता था, लेकिन यहां पे हम लोगों ने जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से अब जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर टू लोअर शिफ्ट होने लगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एक कंडीशन और आपके पास आएगी, बोलेगा कि भाई आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है। मान लेते हैं इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ए का बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर बी के। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज करेगा वो आइसोटोनिक है। जैसे आपसे बोलेगा कि भाई 1 लीटर वाटर था या 2 लीटर वाटर था, उसमें हम लोगों ने यूरिया ऐड कर दिया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है और ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है NaCl के इस सॉल्यूशन से। आप वहां पर NaCl की मात्रा पता करो, उसका अमाउंट फाइंड करो। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको आइसोटोनिक पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होता हो। अगला केस में अगर हम लोग मान लें कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ए का बड़ा है बी से, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये हाइपरटोनिक है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो आपका हाइपोटोनिक है। दोनों का प्रेशर बराबर तो ये आपका आइसोटोनिक। अगर जिसका बड़ा वो हाइपरटोनिक, जिसका छोटा वो आपका हाइपोटोनिक। यहां पर हम लोग के पास ये सॉल्यूशन है, कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम बेंजीन है जिसमें कि 1.4 ग्राम एसीटोन हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं और इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि 2.8 ग्राम सॉलिड हम लोगों ने डिसॉल्व कर दिया है। अब वो इतने पे फ्रीज हो रहा है, हम लोग को मोलर मास ए का फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करिए सर। इस क्वेश्चन को बनाएं, 1 मिनट का समय दिया। समय स्टार्ट है, जल्दी करें। पहला केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस की मदद से आप यहां से KF पता कर लो और उस KF की वैल्यू को यहां पे पुट करो, आपको मोलर मास ऑफ A मिल जाएगा। आप यहां पर डेल्टा TF इक्वल टू KF और यहां पर मोलैरिटी अप्लाई करो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप फाइंड आउट कर लो।
जो पहले फ्रीजिंग पॉइंट था वो 278.4 था, जो बाद वाला आया है 277.12 है। आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा TF की वैल्यू 1.28 है। KF आपको फाइंड आउट करना है, KF की वैल्यू कहीं दी नहीं हुई है बेंजीन का। मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4। मोलर मास ऑफ एसीटोन आप जानते होंगे CH3COCH3, वहाँ से आप फाइंड कर लेंगे मोलर मास ऑफ एसीटोन। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में तो यहाँ पे 1000 था, सॉरी 100 है, यहाँ पे आप उसको 1000 कर लो। यहाँ से आपको KF की वैल्यू मिल जाएगी बेंजीन के लिए। उस KF की वैल्यू आप सेकेंड सोल्यूशन में 1.8 के लिए यूज कर लो। कैसे? अब अगले क्वेश्चन में बोला कि आपके पास बेंजीन है 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन है और उसमें 2.8 ग्राम सॉलिड कोई कंपाउंड है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि अब जो सॉल्यूशन है वो 277.76 पे हो रहा है, तो जो ओरिजिनल बेंजीन है वो 278.4 केल्विन पे फ्रीज होता है। और जब हम लोगों ने इसमें कोई सॉलिड सोल्यूट A ऐड कर दिया है तो अब वो 277.76 पे फ्रीज हो रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे 4, यहाँ से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएंगे 0, यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है आपके सॉलिड A के आने से वो हमारे पास 0.64 है। KF तो कांस्टेंट है, बेंजीन पहले भी था, बेंजीन अब भी है, तो ये KF हो जाएगा। मोलैलिटी की बात करें तो सोल्यूट का गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ A हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये जो Ma है वो मोलर मास ऑफ एसीटोन है, ये जो मोलर मास है मोलर मास ऑफ सॉलिड A है। सोल्यूट का सॉल्वेंट का मास kg में, तो यहाँ पे हमने इसको बदल दिया 1000 में। आपके पास ये दो इक्वेशन है, यहां से आपको मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन जहां पर हम लोगों ने दो अलग अलग सोल्यूट के लिए उनका फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया, सॉल्यूशन यानी कि बेंजीन के लिए। हम लोग के पास बहुत से ऐसे हम लोग के पास सोल्यूट हैं जिनका कि सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन या उनका एसोसिएशन होता था। तो ऐसे सोल्यूट जिनके लिए हम लोग का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो, उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना थोड़ा समस्या था। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सॉल्यूशन शो करेगा उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने 5 कंडीशन पढ़ रखे थे। पहला सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए था, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए था, सोल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए था, सोल्यूट सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, फ्रीजिंग और बॉइलिंग करने के बाद हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकें। लेकिन अभी क्या था, हम लोग के पास ऐसे बहुत से सोल्यूट थे जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन कर जाते थे। तो जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर जाते थे, जैसे कि हम यहाँ पर NaCl लें, अब NaCl को हम लोगों ने वाटर में डाला तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। ऐसे कंडीशन में जहां पर सोल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता हो, ऐसे सोल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना अभी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि क्लियर था कि ऐसे सोल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो ऐसे सोल्यूट जिनका कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, ऐसे सोल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के लिए हम लोग इनको I से दिखाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। हम लोगों ने यहां पर कोई सोल्यूट लिया A। अब इस सोल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट में ऐड किए तो यहां पर इनका डिसोसिएशन हुआ। डिसोसिएशन होकर ये नंबर ऑफ पार्टिकल N बना लिए।
यहां से ये जब 1 थे तो इनका 0 था, लेकिन जब यहां से ये अल्फा ब्रेक हुए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोडक्ट में n अल्फा बना। यानी कि अगर डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो A का जो बचा हुआ मामला है ये 1 माइनस अल्फा है, और जो B का बना हुआ मामला है वो आपका n अल्फा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो ये हमारे पास 1 है। यानी कि डिसोसिएशन के लिए अगर हम लोग I की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां से हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा अल्फा। तो डिसोसिएशन के लिए हम लोग के पास ये कंडीशन यहां पे आया। यहां पर हम लोगों ने एक सल्यूट ले लिया, हम लोगों ने सल्यूट जो लिया है CaCl2 लिया है। बोला गया कि ये 40% डिसोसिएट करता है। हमारे पास CaCl2 है और ये 40% डिसोसिएट करता है। तो अगर ये 40% डिसोसिएट करता है तो हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनको ब्रेक किया, ये हो गए Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। तो यहाँ से अगर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो ये हो गया 1। n की वैल्यू की बात करें तो इनके एक ब्रेक करने से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल 3 मिलते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 1। अल्फा की बात करें तो 40% यानी कि 0.4 है। 3 में से 1 यहाँ पे गया 2 मल्टीप्लाई यानी कि I की वैल्यू 1.8। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड अगर 40% डिसोसिएट करता है तो इसके लिए जो I की वैल्यू है 1.8 है। इसी तरह से हमारे पास यहां पर आ गया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मान लेते हैं कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है यहां पर ये डिसोसिएट करता है 80%। तो फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर, बताइए। 1 मिनट का समय दिया भाई, 1 मिनट का समय दिया, टाइम स्टार्ट है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और 80% डिसोसिएट करता है। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहां से ये ब्रेक करेगा Al3 प्लस और 3OH माइनस। I यानी वांट ऑफ फैक्टर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो ये हो गया 1 प्लस n की वैल्यू देखें तो 4 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू यहां पर 0.8, यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा यहां से 3.4, ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर। ये तो रही बात हम लोग के डिसोसिएशन की। मान लेते हैं कोई ऐसा सल्यूट आ गया जिनका डाइमर बनता हो, जैसे बेंजोइक एसिड। तो ऐसे कोई सल्यूट जिनका कि सॉल्यूशन में जाने पर डाइमराइजेशन हो, ट्राइमराइजेशन हो, ऐसे सल्यूट के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई सल्यूट A है, Na है, इनका एसोसिएशन हुआ और ये AN हो गए हैं। यहां से अगर देखें तो ये पहले 1 थे और ये 0 था, यहां से इनका अल्फा गया तो यहां पे ये अल्फा बाई N हो गए। स्टोइचियोमेट्री आप जानते होंगे, समझते होंगे स्टोइचियोमेट्री। भाई स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इनका यहां से n जाना है तो यहां पे इनका 1 बनना है, तो इनके n जाने से इनका 1 बनना है, तो इनके 1 जाने से ये 1 बाई n बनेंगे, तो इसके अल्फा जाने से ये अल्फा बाई n बनेंगे। यही चीज यहां पे अप्लाई किया हूं मैं। तो
तो अब क्या है कि एसोसिएशन जब हो गए तो एसोसिएशन के आगे की अगर बात करें तो यहां से अगर हम वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो यहां पे आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस n बाई 1। पहले क्या था एसोसिएशन से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे, यहां से i की वैल्यू हो गई 1 प्लस ब्रैकेट में 1 बाई n माइनस 1, ये हो गया अल्फा। तो ये आपके लिए कब का कंडीशन है, जब ये एसोसिएट करे, और जब डिसोसिएट करे तो 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 अल्फा, और ये आपके एसोसिएशन के लिए। मान लेते हैं कि आपके पास कोई सल्यूट है और वो बोलता है कि वहां पर एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के केस में जो n की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अगर वो डाइमर बोलता है, ट्राइमर बोलेगा तो 3 हो जाएगी n की वैल्यू, टेट्रामर बोलेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, पॉलीमर अगर बोलता है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। तो ऐसे आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली कहानी हम लोग के पास ये आता है कि जो वांट ऑफ फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि आपने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। आप यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर लगा लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा I Kb मोलैलिटी। अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो I Kf मोलैलिटी। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हो CRT तो यहाँ पे लग जाएगा I CRT। तो इस तरीके से आप वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। अगर नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर को लेकर एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन यहां पर यह है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर इतना ग्राम ऑफ द डिजॉल्व 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, केबी की वैल्यू दी हुई है और इनका मोलर मास दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बनाएं। इस क्वेश्चन को बनाइए वांट ऑफ फैक्टर लगाते हुए। हम लोग के पास जो सल्यूट है क्यूप्रिक क्लोराइड, ये ब्रेक करेगा Cu2 प्लस और 2Cl माइनस में। क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये ब्रेक करेगा। तो ऐसे सल्यूट जिनका कि सॉल्वेंट के साथ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, उनके लिए हम लोग को यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर लगाना होता है। हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। यहाँ पर डेल्टा TB इक्वल टू I Kb मोलैलिटी कर लिया। डेल्टा TB हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था। अगर हम लोग I की बात करें यहां से I की बात करें तो I इक्वल टू 1 प्लस यानी वांट ऑफ फैक्टर यहां पे अल्फा। हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पर ये 100% डिसोसिएट हुआ। 100% डिसोसिएट जब होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो यहां पर 1 प्लस n की वैल्यू यहां पर 3 है, 3 माइनस 1 यहां पे 1 है, यहां पे आ गया I की वैल्यू 3, ये हो गया 3। Kb की बात करें तो वाटर के लिए Kb 0.52 है। मोलैलिटी की बात करें तो सल्यूट का गिवन मास बाई उसका मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में तो 1 kg वो दिया हुआ है। यहां से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में, यहां से ये आ जाएगा 0.3। तो जो एलिवेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट में मिलेगा वो 3 इंटू 0.52। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा और टॉपिक पढ़कर चैप्टर को फिनिश किया। आज के लिए इतना ही। On is to on, study is always on.
कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।